सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। दीपा, आपको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सुनने वाले सभी सखियों को सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। संगीता जी आपको भी नमस्कार। जी, तो नमस्कार तो हो गया और हमारी सहेलियां सखियां बहुत इंतजार कर रही होंगी कि भाई आज क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं सखी सहेली क्या क्या पिटारे में क्या क्या है सखी सहेली के। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां और गीतों का सुरीला साथ तो होता ही है, वो तो बहुत जरूरी है ना। और आज हम जब सखी विशेष की जो बात कर रहे हैं कि सखी विशेष हर दिन एक कुछ खास हम महिला के बारे में बात करते हैं, तो आज हम करेंगे वैज्ञानिक असीमा चटर्जी के बारे में बातें। फिर बाद में बातें होंगी कि अपनी प्रतिभा जो होती है उसे निखारना भी कितना जरूरी है। हर एक के अंदर प्रतिभा होती है, हर एक के अंदर टैलेंट होता है ना संगीता जी। लेकिन किसी को पता चल तो पाता है लेकिन वो आगे कुछ बढ़ा नहीं पाता, या कभी कभी यूं होता है कि पता ही नहीं चल पाता जिंदगी भर कि हम में कोई खास बात है। तो उस बारे में भी बातें करेंगे। और क्या बातें होंगी? और नेल आर्ट के बारे में आज अपनी सखियों को बताएंगे। वैसे तो हमारी सखियां जानती ही होंगी इस बारे में, लेकिन बातचीत करेंगे इस विषय में भी। और व्यंजन विधि खास बताएंगे। शुक्रवार है आज, तो व्यंजन विधियां तो हमारी सहेलियां उम्मीद है कि कॉपी पेन भी लेकर के बैठी होंगी साथ में। बिल्कुल। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक असीमा चटर्जी के बारे में जानते हैं। जी संगीता जी, ये हैं भारतीय वैज्ञानिक और जैविक रसायन शास्त्री जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1917 को बंगाल में। वो घर की सबसे बड़ी पुत्री थी और उनके पिता डॉक्टर थे और उनका नाम इंद्र नारायण मुखर्जी था। और असीमा की माता जी का नाम था कमला देवी। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी असीमा जी, और अपने पिता को देखकर बहुत कुछ सीखती थी क्योंकि इनके पिताजी बॉटनी का अच्छा अनुभव रखते थे। और अपनी बेटी असीमा से अक्सर इन विषयों पर, वो जैसे घर में होती है ना बातचीत, तो खास तौर पे बॉटनी के बारे में बहुत बातें होती थी। जी, और असीमा भी एक उत्कृष्ट छात्रा थी। कलकत्ता में लालन पालन इनका हुआ और आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से 1936 में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान यानी इसमें ऑनर्स किया और 1938 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1944 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टोरियल डिग्री इन्होंने हासिल की यानी डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और राजा बाजार साइंस कॉलेज से ये डिग्री इन्होंने हासिल की। इस दरमियान उन्होंने प्राकृतिक उत्पादों के रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया रोधी और कीमोथेरेपी दवाओं का इस्तेमाल किया और लगभग 40 वर्षों तक विभिन्न क्षारीय यौगिकों पर भी शोध किया। जी, और इसी प्रकार विल्का एल्केलाइड्स और एंटी मिर्गी और मलेरिया रोधक जो दवाइयाँ होती हैं ना, उसके विकास में इन्होंने बहुत ध्यान अपना केंद्रित किया और भारतीय उपमहाद्वीप के औषधीय पौधों के रिसर्च पर भी बहुत काम किया क्योंकि बॉटनी और रसायन शास्त्र में इनका बहुत ध्यान था। असीमा भारतीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ साइंस प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी, यानी कि इन शोध कार्यों में सिंथेटिक कार्बनिक रसायन विज्ञान में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। उनके काम से आयुष 56 नामक मिर्गी दवा और कई मलेरिया रोधी दवाओं का भी विकास हुआ है। चटर्जी ने रसायन से संबंधित 400 पत्र यानी 400 आर्टिकल अलग अलग लिखे हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए जी। और पहले स्पर्गिन के स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन का सुझाव दिया इन्होंने। इंडोल एल्कलाइड के लगभग सभी प्रमुख प्रकारों के रसायन विज्ञान की जांच की। जटिल इंडोल फेनोलिन और आइसोकेनोलिन ये एल्कलाइड के नंबर पर सिंथेटिक अध्ययन इन्होंने किया। लुवांगा एस्केडेंस से पृथक लुवांगिटिन की संरचना को इन्होंने स्पष्ट किया और इनके अलावा भी कई और शोध कार्य किए।
जी, 1960 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली का फेलो चुना गया। 1961 में इन्होंने रासायनिक विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त किया, यानी कि वो इस पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। 1975 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1982 से 1990 तक राज्यसभा के सदस्य स्वरूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित भी किया गया। 22 नवंबर सन 2006 को इस महान महिला वैज्ञानिक ने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके द्वारा की गई कई खोज एक ऐसे समय पर की गई इन्होंने जो खोज की है ना, वो भारत को शायद इन आविष्कारों की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमारे देश में बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही थी और ऐसी प्रतिभाओं ने देश के विकास में अतुलनीय योगदान देकर विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दी। जी, और हम वैज्ञानिक असीमा चैटर्जी की प्रतिभा को नमन करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और इस तरह हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन प्रतिभाओं से हमारे देश में हमारे बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना
होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। दीपा, देखिए प्रकृति भी हमें चलना सिखाती है, हमें जीना सिखाती है, और ये भी सिखाती है, ये भी बताती है कि अगर हम चलेंगे नहीं तो हमारी मंजिलें कैसे तय होंगी। बिल्कुल। और ये गाना भी ऐसा ही हमने सुना, जी। गीतों को भी सुनते हैं तो इनमें बड़ी प्रेरणा होती है और जीने का हौसला होता है। बिल्कुल। और यूं थोड़ी है ना संगीता जी कि भाई चलो जीवन मिल गया है तो जी लेंगे। भाई हर जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक खास बात उसके अंदर होती है, वो पहचानने की बहुत जरूरत होती है। जी। और मतलब आजकल तो माता पिता बहुत जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चे के अंदर की खासियत जरूर देखते हैं। पहले भी ऐसी बात नहीं हुआ करती थी। जैसे अब हमने हमारी वैज्ञानिक असीमा जी के बारे में भी बात की कि उनके पिताजी क्योंकि डॉक्टर थे और वो बॉटनी के बारे में और बचपन से इतनी उन्होंने बातें और डिस्कशन और विचार विमर्श पिताजी के साथ करे, तो उन्होंने रसायन शास्त्र में कितने कितने शोध कर डाले। और इसी तरीके से घर में जरूरत हो जाती है ना कि घर वाले माता पिता हैं या घर के कोई और सदस्य हैं, वो भी देखें जाने कि आपके बच्चे के अंदर कुछ खास बात, एक अलग सी बात नजर आने लग जाती है वो छुटपन से ही। आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल, छोटे होते हैं बच्चे तभी माता पिता, देखिए माएँ तो बिल्कुल समझ जाती हैं क्योंकि ज्यादा समय वो बच्चों के साथ बिताती हैं, तो वो पहले समझ जाती हैं कि भाई हमारे बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है। पिताजी तो खैर शाम को आते हैं तो फिर बातें होती हैं, भाई अच्छा ठीक है, ये हमारा बेटा तो या हमारी बेटी तो ये करने में और इस चीज को बनाने में, किसी खास कलाकृति को बनाने में या कुछ सुंदर सी डिजाइन उकेरने में या किसी खास चीज में बहुत है। तो टैलेंट जो होता है उसे पहचानना तो परिवार के लोगों को चाहिए जरूर। और इसमें क्रियाशीलता की बड़ी जरूरत होती है कि अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है तो माताएं चाहें पिता चाहें तो उसकी क्रियाशीलता को और थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि प्रोत्साहन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। बच्चे में तो है, बच्चे में वो, चलिए मान लीजिए जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि पेंटिंग ही कुछ खास करता है बच्चा, अच्छा करता है, सुंदर करता है, हम खुश तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पेंटिंग वो अच्छा कर लेता है इससे बात नहीं बनेगी। अब फिर ड्राइंग की कई सारी क्लासेस होती हैं जो होती है ना प्रोफेशनल जिसको कहते हैं, वैसी क्लासेस में डलवा सकते हैं आप चाहें तो उसको इसी चीज में आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चाहे वो आर्किटेक्चर भी ले सकता है या इंटीरियर डिजाइनिंग, या उस बच्चे के अंदर और इसी पेंटिंग से ही संबंधित और भी कई सारे शिक्षा है वो भी ग्रहण कर सकता है, ताकि यूं कहें कि जो उसके अंदर टैलेंट है, जो उसमें प्रतिभा है, वो ही चीज अगर आगे बढ़ के उसी को अपना जॉब बना ले तो वो उसमें कितनी ऊंचाइयां को, लक्ष्यों को वो प्राप्त कर सकता है। जी। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों को बड़े शुरू से ही इस विषय में बताना शुरू कर देते हैं, गाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वक्त बिल्कुल नहीं गंवाते। बिल्कुल, है ना? तो एक धार कहते हैं कि जिंदगी को देना चाहते हैं, और इस तरह से जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है या कोई बच्ची आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो उसकी प्रतिभा रंग जरूर लाती है, और आत्मविश्वास जो है वो भी काफी बढ़ता है इससे, क्योंकि साथ माता पिता होते हैं जो भी कुछ बच्चे करते हैं, अच्छा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, या मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई में ही बहुत तेज हैं या वो उतना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, तो जो भी प्रतिभा उनके अंदर है उन्हें आत्मविश्वास से किसी न किसी तरह से भरते हैं माता पिता, और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि विद्या बहुत जरूरी है, इससे गुणों में बड़ा निखार आता है, तो पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ही है, और खासकर अगर समय को परख लिया जाए तो बच्चों में प्रतिभा का विकास तो होता ही होता है। बिल्कुल। और ये चलिए एक तरह से ठीक है कि आपने हॉबी करवा दी, हॉबी के तौर पे कोई चीज करवाई वो ठीक है, लेकिन यूं नहीं,
आप ये कहना चाह रही हैं कि ऐसा नहीं होना कि वो अपनी शिक्षा से उसका ध्यान भटके बिल्कुल, बिल्कुल। या वो इधर-उधर हो जाए। क्योंकि एक बेसिक अगर मान लीजिए कि किसी में कोई खास तरह का टैलेंट बहुत ही अच्छा है, जैसे संगीत से जुड़ा है, कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें उसको प्रोत्साहन तो देते रहना पड़ेगा कि भई आपको इतनी पढ़ाई तो करनी है, आपको ग्रेजुएशन स्नातक तक तो आप चले ही जाओ। चाहे तो आप स्नातक म्यूज़िक में ही क्यों ना कर लो। बिल्कुल। जब अगर म्यूज़िक में ही कर लेगा बच्चा तो स्नातक भी हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेकर के आगे भी आप इसी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, जी, है ना? हाँ। तो यूँ ना हो कि वो हॉबी बन के रह जाए या ये ना हो कि पढ़ाई में कहीं रह जाए। इन दोनों का जो समानता है या इन दोनों के बीच के जो बैलेंस है, उसको भी हमें लेके चलना है। जी, बिल्कुल। और इस तरह जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो कई बार बहुत सारे बच्चों के साथ भी मिलते हैं, जब वो आगे कुछ सीखने जाते हैं, जी। तो एक सामूहिक क्रियाकलाप कह सकते हैं, उसमें आपसी योगदान भी होता है कि एक बच्चा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो दूसरे बच्चों को भी बताने की कोशिश करता है। तो इससे भी आपकी प्रतिभा है, तो उसमें निखार आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे बड़ी चीज़ें छुपा ले जाते हैं। अगर कुछ आता है उन्हें, तो हाँ, बताना कुछ ही आता नहीं है। चाहते। खास तौर पे मुझे ध्यान है ऐसा कि गणित में ऐसा होता है ना, जब कोई आपको आ गया कोई आ गया या किसी और बच्चे को आ गया और हमें नहीं आया, तो वो बच्चा बताएगा ही नहीं। ये बचपन के बड़े अनुभव है कि वो बताता ही नहीं है कि कैसे आपने ये उत्तर लिया है। फिर वो दौड़ के चले जाता है और अपनी टीचर को जाकर के अपनी शिक्षिका को जाकर के या शिक्षक को बता देगा कि हमने तो ये कर लिया सवाल। लेकिन गणित में ऐसा बहुत हुआ करता था कि हमको बताते ही नहीं थे कि कैसे आपका हो गया ये। जी, तो ऐसा ना हो बिल्कुल। और प्रतिभा जो है उससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हों, ये ज़रूर देखना चाहिए। जी। और कैसे हम अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं, इससे थोड़ा बहुत इससे भी आकलन किया जा सकता है कि जैसे कोई बच्चा है बहुत ही अच्छा पढ़ने में है और छोटी सी उसने कोई स्कॉलरशिप वाली प्रतियोगिता जीत ली, थोड़े से उसमें कुछ उसको पैसे मिल गए जिससे उनकी पढ़ाई और आगे चल सके। तो इससे भी आप अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको थोड़ा पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक चीज और है कि कुछ एक विषय होते हैं जो बच्चों के बड़े रुचिकर विषय होते हैं, तो उन विषयों पर भी अगर आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो जिस कला में भी दक्ष हैं उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और उसमें जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये अगर हम करें और इसे विधिवत करें तो जरूर आगे बढ़ा जा सकता है। जी, अब देखिए शिक्षा ले रहा है अगर बच्चा, तो चलिए आगे बढ़ के आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या साइंटिस्ट बन गए या वकील, जो भी आप बनना चाहते हो बन सकते हैं। ये तो शिक्षा से के साथ आप शिक्षा के द्वारा तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी को खेल के टीचर बनना है, तो ठीक है, वो सबसे पहले ये तो होना है ना कि आपको खुद को भी वो खेल में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको उस विषय में पूरी पढ़ाई होती है, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है और पीटी टीचर की अपनी एक पूरा कोर्स होता है। उसके बारे में हम करियर गाइडेंस में कई बार बता भी चुके हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा आता है इसलिए आप उसके टीचर बन जाओगे। उसकी बकायदा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम भी देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी क्लियर करना होता है। उसके बाद ही आप इस अपने रुचि वाले विषयों में टीचर या उसको जो आगे बढ़ाना चाहते हो आप उससे आप यानी कि धन कमाना चाहते हैं, मतलब अपना जीविका उसी से चलाना चाहते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई आपको ढंग से करनी होगी, बराबर करनी। क्योंकि देखिए आजकल बच्चों पे क्या है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है जी, है ना। तो जब वो पढ़ने बैठते हैं तो एक घर का भी थोड़ा माहौल ऐसा होता है कि भाई मुझे अच्छा करना है या मुझे अच्छा पढ़ना है या अच्छे नंबर लाने हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में अगर आप कमजोर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर पढ़ाई में कमजोर भी हैं लेकिन आप बाकी की चीजें हैं जैसे पेंटिंग है, कढ़ाई बुनाई या फूलों से संबंधित किसी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बॉटनी की, तो इनमें अगर आपकी दिलचस्पी है, किसी कला क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी है, नृत्य में है, वादन गायन किसी भी क्षेत्र में, और अगर अपनी प्रतिभा को आप पहचानते हैं तो आप उसे जरूर निखारें। क्योंकि इन सब जो ये सब सारी फील्ड्स हैं इनमें भी आजकल बहुत ज्यादा करियर बच्चे बना रहे हैं। बिल्कुल। मैं जानती हूँ एक ऐसी टीचर, कथक टीचर हैं, तो उनके घर में सारे घर में जितने भी उनके रिलेटिव्स यानी मतलब उनके भाई बंद, चाचा मामा के परिवारों में भी सब डॉक्टर। अब इनके ऊपर भी बचपन से यही था कि भाई सारे डॉक्टर है, तुम्हारे खुद के बड़े भैया डॉक्टर है, तुम्हारी भाभी डॉक्टर है, तो मम्मी पापा भी डॉक्टर, तो आपको तो बनना क्या है, डॉक्टर ही बनना है। जब घर में और
और पर आसपास के रिश्तेदारों में भी, अपने करीबी रिश्तेदारों में भी एक ही क्षेत्र से जुड़े रहते हैं ना सारे, तो आने वाले बच्चे के ऊपर भी ये मतलब पहले से ही हो जाता है कि हाँ भाई ये भी डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन इनका तो मन हमेशा से ही नृत्य में जाता था। तो घर में सबको ऐसा लगता था कि भाई सारे तो डॉक्टर ही, इसको क्यों नृत्य में इतना शौक है। तो उन्हीं बच्ची की बड़े भाई ने बोला कि उसमें भी दिमाग लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई ये डांस करना बस हाँ किसी ने थोड़े हाथ पैर चला दिए तो वो हो गया, नहीं। फिर उन्होंने पूरी बाकायदा शास्त्रीय नृत्य की अपनी ट्रेनिंग ली, पूरा सीखा, गुरु के अंदर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बहुत अच्छी टीचर बनी। तो उसमें भी साधना लगती है, उसमें भी दिमाग लगता है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो नृत्य हो या पेंटिंग हो या जैसे आप बात करें ना कि फूलों से संबंधित कोई बात हो, तो सब में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शौक है इसलिए आप इसमें आगे बढ़ जाओ। हर चीज में अपनी एक सोच विचार को भी जब हम मिलाते हैं, अपनी मेहनत और लगन को मिलाते हैं, तो फिर वो बहुत खूबसूरत आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है। जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नए जहान के पास हम नई बहार के राज़दां। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो फिजाओं में रंग बू, हम हैं इस जमीन की आबरू। नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो दूर हो गई सभी मुश्किलें, जिसके पास आ गई मंजिलें। देख के शबाब के हौसले खुद ब खुद सिमट गए फासले। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो दीपा, सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें। यानी कोई एक बच्चा या कोई एक बच्चियां वो अपनी प्रतिभा को, अपने आप को
खुद पहचाने सबसे पहले, है ना? और इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंटरनेट बड़ा काम कर रहा है ना? क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों के हाँ। हाथ में मोबाइल आ गए ना। हाँ, मोबाइल भी आ गया है और बड़े सुंदर-सुंदर तरीके से वो जो चाहते हैं वो उस पे, अगर पेंटिंग चाहते हैं तो वो अपनी पेंटिंग करके उसमें डाल देते जी। हैं, अपनी एक साइट बना करके। अगर किसी को फैशन डिज़ाइनिंग से कुछ अगर करना है, तो छोटी बच्चियाँ क्या करती हैं कि वो अच्छी तरह से उसको डिज़ाइनिंग करके वो अपनी एक प्लेटफ़ॉर्म बना लेती हैं। तो जी। ये एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है इंटरनेट, जो इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने में बड़ा मददगार है। और लोग जब इसमें आते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं तो पता चलती हैं कि हाँ, अगर इंटरनेट पे है तो लोगों को ये लगता है कि भाई सब लोग देख रहे होंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं उसमें। जी, जी। तो फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी अच्छी प्रतिभाएं दब भी जाती हैं, छुप हाँ, भी जब जाती है बहुत, उसमें। क्योंकि अभी ज़माना भी कुछ ऐसा हो गया ना कि सबको ऑनलाइन काम बहुत हो जी, गया है। हाँ। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ना भी अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। तो ऐसे में आप सही कह रही हैं कि अच्छी प्रतिभाएं दब जाती हैं हाँ, कहीं। बिल्कुल। जी। कहीं न कहीं दब जाती हैं, कहीं न कहीं असर पड़ता है। और देखिए बहुत सारे पुरस्कार, जैसे हमने बात की थी स्कॉलरशिप की, है ना? तो बहुत सारे पुरस्कार भी हैं जो भारत सरकार की तरफ से भी दिए जाते हैं, जैसे कला है, साहित्य है, इसमें जी। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। इससे भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है और हम अपनी प्रतिभा को हमें और अच्छी तरह से फिर निखारने का मन करता है, उसे और जानने का मन करता है। जी। और वो यहाँ तक आ जाता है कि हमें एक समय में उसका प्रचार और प्रसार भी करने का मन करता है। और यही बिल्कुल। बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर एक प्रतिभा किसी के अंदर है तो उसे निखारना चाहिए, और अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो उसे ज़रूर औरों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बिल्कुल। इसका प्रचार प्रसार भी कभी-कभी क्या अक्सर जीविकोपार्जन में भी हमारे लिए बड़ा सहायक होता है। क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं, लोगों को पता चलेगा नहीं, हाँ जी। तब तक हम फिर उसे धन जी, जी। प्राप्ति का साधन बनाना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना संगीता जी कि बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है किसी के अंदर और सब कुछ है और जानकारी भी है, सब जानते हैं, लेकिन कभी-कभी परिवार की कुछ समस्याएं, उनकी निजी ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, या यूं कह लीजिए कि स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपने उस टैलेंट को, या कह लीजिए कि जैसे आप कह रहे थे ना कि नृत्य कोई करता है बच्चा, लेकिन स्थितियां नहीं है वैसी कि वो उसको आगे बढ़ाए या कहीं जाकर के सीखे, ऐसा नहीं हो जाता कभी-कभी? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए बहुत सारी समस्याओं के साथ-साथ एक समस्या ये भी हो जाती है, देखिए धन की समस्या भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। जी, कई बार जी। ये एक इतनी गहरी समस्या बन जाती है कि बहुत सारी प्रतिभाएं इस वजह से भी दब जाती हैं। तो इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। देखिए जो अपने देश में कई जगहें ऐसी हैं, कई संस्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम पैसे में आप, यानी मुझे तो याद आता है कि हमारे समय में एक बड़ी ही प्रतिष्ठित जगह हुआ करती थी जहां से संगीत साधक भी निकला करते थे और बड़े-बड़े पेंटर्स भी हुए। वहां आपको विश्वास नहीं होगा शायद कि 1 रुपए में 1 महीने का टिकट बना करता था। जी। 1 रुपए में 1 महीने का टिकट बना करता था। जी। तो कोई भी बच्चा अगर वहाँ कुछ, और बड़ी सारी सुविधाएं थी, समय की कोई पाबंदी नहीं थी। आप किसी भी समय वहाँ जाइए और सीखिए और अपनी प्रतिभा जो है उसको निखारिए। तो 1 रुपए में वो टिकट बनता था, मतलब कार्ड कह सकते हैं कि एक पास बनता था जिसमें महीने भर हम लोग जा सकते थे। नृत्य सीखना है, गायन सीखना है, जो भी सीखना है आपको। और बड़े सुंदर-सुंदर वाद्य भी थे वहाँ पर यंत्र बजाने के लिए। तो कह सकते हैं कि ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहां अगर आप पता करें तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और आपको यानी कि कोई यातायात की सुविधा असुविधा हो तो भी आप पासेस बना लीजिए, जैसे विद्यार्थी के जो पास बनते हैं तो वो कंसेशन उसमें मिलता है आपको। तो कम पैसों में बन जाते हैं पासेस, तो भी जाया जा सकता है। हाँ, और इसी तरह से लाइब्रेरी भी होती है कि अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास अगर किताब नहीं आ पा रही है तो आप लाइब्रेरी का कार्ड बना सकते हैं। इससे भी आपकी जो शिक्षा है उस पर कभी बाधा नहीं आएगी। और स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल जो खुद का अपना विद्यालय होता है ना संगीता जी, वो लोग भी बहुत मदद करते हैं। जो बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उनके खुद के टीचर्स हैं या स्कूल खुद भी बहुत मदद कर देता है ऐसे बच्चों को, उन्हें
बहुत सारी चीज़ों की सुविधाओं के उनको अवसर भी मिलते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस इस तरह की बहुत सारी मदद उन तक पहुंचती है। जी। और यातायात भी एक बड़ी परेशानी कभी बन जाता है कि जैसे थोड़ी दूर है तो भई अब कैसे जाएँ? कैसे जाएँ? तो ये तो सोचना पड़ेगा कि कैसे जाएँ और इसके लिए ज़रूर कोशिश भी करनी पड़ेगी। सीखने के अवसर जब हमारे सामने होते हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दीपा देखिए आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं होता है। कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि भई इस चीज़ में मुझसे ज़्यादा माहिर तो कोई नहीं है और इतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है कि बिल्कुल बैठ से जाते हैं या फिर अपने समय को बर्बाद करते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर पूर्ण विश्वास ऐसा ना हो कि भई मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे तो आता है भई ये। और ये सोचकर बैठ जाते हैं फिर। लेकिन जो बड़ी ही शिद्दत से लगे रहते हैं और अपना काम करते चले जाते हैं तो उन्हें फिर ज़रूर सफलता मिलती है। तो उचित समय पर मेहनत करना भी बड़ा ज़रूरी है, लगन भी बहुत ज़रूरी है। तो और सही समय पर वो समय आपको उसमें उसका नियोजन, समय का नियोजन करना ही होगा। आप सोचें कि भई चलिए अब वो जो जैसे शिक्षा लेना चाहते हैं, चलिए ठीक है आज तो बहुत मौके हैं, बहुत उम्र होने के बाद भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसका उपयोग उतना कर नहीं पाते दूसरों को देने में या उसके द्वारा धन प्राप्ति करने में, क्योंकि कहीं कहीं पर आयु सीमा भी होती है ना कि इस आयु के बाद आप टीचर नहीं बन सकते हैं या आप कहें कि भाई मैं कहीं बहुत दूर जाकर के कुछ पढ़ा दूँ सिखा दूँ। ठीक है ऑनलाइन के बहुत सारे मौके हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी तो मौके भी थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जो उम्र में करना चाहिए वो कर ही लेना चाहिए कि पढ़ाई का एक उनकी उम्र है, जब हमें शिक्षा प्राप्त करने की उम्र है तो उसमें शिक्षा भी ले लें। हॉबी क्लासेस आजकल बच्चों को कितना डालते हैं माता पिता, जैसे स्केटिंग ही हो गई। स्केटिंग अब आप बहुत उम्र होने के बाद सोचे तो बॉडी में ना तो उतनी, हमारे शरीर में उतना बैलेंस भी नहीं रहता और लचीलापन भी नहीं रहता, तो वो छोटी उम्र में ही सीखें अगर आप तो वहीं सीख पाएंगे। या साइकिल चलाना भी छोटी उम्र में सीख लिया, बड़े में सीख सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि छोटी उम्र फटाफट चीजों को संभाल अपने अंदर ले लेती है, तो वो समय रहते सीख लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कच्ची मिट्टी से ही घड़े बनते हैं और उसके बाद पकते हैं। जी, तो समय का नियोजन जैसा कि आपने बताया ये भी बहुत ज़रूरी है और जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारे अंदर ये प्रतिभा है तो हम इसे कैसे निखारें और किस तरह से इसे आगे ले जाएं, और निजी तौर पर जितनी जो आने वाली बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में भी अवगत रहें। और साथ ही साथ जो अगर आप किसी क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो फिर नए नए शहरों में भी जाते हैं, बिल्कुल तो वहाँ भी बड़े सावधान रहें, खर्च को लेकर भी बड़े सावधान रहें और उन्हीं पैसों से और फिर कुछ आगे भी किया जा सकता है ना। तो फिर देखिए ना, जब आप इतना सब कर लेंगे तो आपका ये नया रूप, नया स्वरूप कैसा लगेगा। बिल्कुल। दर्पण वही
जी, सब कुछ नया-नया लगता है जब कुछ ख़ास तरीके से अगर हमने अपने सौंदर्य को निखारा हो, है ना? बिल्कुल। और सौंदर्य को निखारने में क्या-क्या नहीं करती हैं महिलाएँ, उन जिनको शौक होता है वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। कोई अपने बालों को कलर करवाते हैं, तो कोई अब कहिए ना कि बहुत ध्यान रखती, कोई-कोई तो ये है कि भई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो खूब कसरत वगैरह, प्राणायाम वगैरह ये सब करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में एक और चीज़ जो नई एक और ये सौंदर्य का एक आर्ट है यानी कला है, नेल आर्ट, ये बड़ा चल रहा है आजकल, है ना? खूब चल रहा है और तरह-तरह की हैं। देखिए नेल आर्ट यानी कि नाखूनों पर की जाने वाली खूबसूरत कलाकृति। ये एक प्रकार की फुलकारी कह सकते हैं कि जो बालों में लगाने वाली जो लंबी वाली ब्लैक पिन आती है, उसको अगर किसी रंग में या सफ़ेद रंग पे डुबो करके आप बनाइए नाखून पे तो देखिए कितने सुंदर फूल बनते हैं उससे, है ना? तो इसीलिए इसे एक प्रकार की फुलकारी भी कहा जाता है, जिसे नाखूनों पर किया जाता है। नाखूनों पर फूलों की टहनियों, पेड़ों और कई चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, जो देखने वालों को बहुत ही खूबसूरत लगती है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि कई लोग इस कला को नेल पॉलिश के एक आधुनिक रूप की तरह से मानते हैं, लेकिन इसके जो निशान हैं, वो प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। प्राचीन मिस्र में महिलाएं मेहंदी के साथ-साथ नाखूनों में रंग भी लगाती थीं, ताकि वो अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शा सकें। और मध्यम रंग और गहरे चमकीले रंगों का भी चलन था। विशेषज्ञों के मुताबिक प्राचीन राज्य बाबिल राजा जो है बाबिल राज्य बाबिल में पुरुष भी नाखूनों पर काले और हरे रंग लगाते थे। ये उनके व्यक्तित्व की पहचान के लिए इन रंगों का उपयोग करते थे। काले का उपयोग यानी जो धनाढ्य हैं, जो अमीर हैं, उनकी पहचान के लिए किया जाता था और हरे रंग का उपयोग आम आदमी की पहचान के लिए किया जाता था। 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन चीन में भी किया जाता था ऐसे ही रंगों का उपयोग और उसमें पहली बार नेल पॉलिश की शुरुआत देखी 3000 ईसा पूर्व। और इसमें मोम और अंडे का जो सफ़ेद भाग है वो जिलेटिन और सब्जियों के रंग से बनाया जाता था इसे, और इस मिश्रण में हाथों को डुबो के रखने के बाद सुखाया जाता था। फिर और इतिहास अगर पूर्व पहले के उसमें देखें कि क्या है इतिहास में कब पाया गया है, तो 600 ईसा पूर्व में चाउ वंश के लोग भी रंगों और नाखूनों पर सोने और चांदी की चमक का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये कोई नया नहीं है, आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना है। अब सोना चांदी तो नहीं, लेकिन ग्लिटर्स तो जरूर लगा लेते हैं। जी, तो नेल आर्ट की लोकप्रियता का आकलन पहली बार अमेरिका में 2012 में किया गया और इसी वर्ष नेल आर्ट पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई। पता ये चला कि केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी, क्योंकि अध्ययन किया जाता था तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पुरुष भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं और घर में ही नेल आर्ट की बेहतरीन डिजाइनें सीख सकते हैं आप इसे इस्तेमाल करते हुए, और सीख भी रहे हैं लोग, जो आज बहुत फैशन में है। और नाखूनों को छोटे से स्पेस में इतनी खूबसूरत डिज़ाइन इनमें उकेरना सबका ध्यान आकर्षित करती है। ये तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है सभी को भी। तो इसके लिए नाखूनों का सुंदर और चमकदार होना दीपा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरती आती है इसमें। तो नए-नए प्रयोग जो आज हो रहे हैं इस आर्ट में, ये देखा गया है कि ये बड़ी ट्रेड में है ये आर्ट, बहुत चलन में है। जी हाँ, और लड़कियों में बहुत लोकप्रिय भी है संगीता जी। बहुत पसंद करती हैं कि नेल पॉलिश तो वैसे ही बहुत पसंद करती हैं। और जब इसमें इतने बारीक काम जब नाखूनों पे होता है ना, तो वो दिखाती है बड़े शौक से कि देखो हमने क्या करवाया है, कि किसी खास रिवाज और हैसियत को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नाखूनों की खूबसूरती और व्यक्तित्व के निखार के लिए आजकल ये बहुत चलन में है। हालांकि नेल आर्ट पर काफ़ी खर्च होता है, लेकिन ये कला महिलाओं में बहुत पसंद की जा रही है, जो कि खुशी भी प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। अलग अलग नेल कलर से आप मनचाही डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ तक कि ड्रेस और ज्वेलरी से मैचिंग भी आप चाहे तो अपने नाखूनों पे ऐसी डिज़ाइन उकेर सकते हैं कि जो आपके ड्रेस से, आपके ज्वेलरी से मैच करें। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नाखूनों को बहुत अच्छी तरह से सफाई कीजिए और उनकी कंडीशनिंग पर ध्यान देना होगा। इसके लिए अपने नाखूनों को नींबू और मीठा सोडा कहते हैं, इससे गुनगुने पानी में डालकर कुछ देर के लिए इसमें अपने हाथों को डालकर रखें और फिर नाखूनों को, हाथों को पोंछकर साफ कर लें। फाइलर
एक आता है जिसकी सहायता से आप इन्हें मनचाहा आकार दे सकते हैं, ताकि वो जो है वो खराब से ना लगे, जरा अच्छे लगें और आकार में रहें। तो गोल या अंडाकार या चौकोर शेप भी दे सकते हैं। आजकल तो कुछ इस तरह की शेप भी दिए जा रहे हैं कि एक तरफ से कम और एक तरफ से थोड़ा ज्यादा है। जी जी। क्योंकि उसमें नेल आर्ट बड़ी सुंदर लगती है और तरीके से बनाई जा सकती है। तो फिर उसमें नेल प्राइमर जो आता है उसे लगाएं और फिर बेस कोट लगाएं इसका, और उसके बाद नाखूनों में कहते ये हैं कि इसे लगाने से, यानी नेल प्राइमर और बेस कोट अगर लगाएं तो इसमें पीलापन नहीं दिखता है, और बेस कोट की परत जब सूख जाए तो उस पर दूसरा कोट अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए, और किसी भी दूसरी फिर मैचिंग नेल पॉलिश जो है या नेल कलर जो है उससे मनचाही डिजाइन को आप बना सकते हैं। जी, और घर पर भी अगर आप अपने नेल पर ये नाखूनों पे ये डिजाइन अगर करना चाहती तो जो बारीक ब्रश होता है ना सबसे छोटा वाला, उसकी सहायता से आप डिजाइन कर सकती हैं, या फिर नेल आर्ट के जो टूल जो है उसका जो टूल किट आता है उसका भी उपयोग कर सकती है, जो कि बाजार में मिल जाते हैं। और बहुत अलग अलग आपको डिज़ाइन अगर डेकोरेशन करना चाहती हैं तो आप कलरफुल स्टोन, ग्लिटर, इन सब का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। स्टोन भी लगा लेते हैं कई बार अगर शादी में जा रहे हैं, या जैसे जो दुल्हन बन रही है जिनकी शादी होने वाली, उनके तो कई सारे डिज़ाइन लगाए जाते हैं, स्टोन वगैरह चिपका देते हैं तो हाथ उनके बड़े सुंदर लगते हैं। और डिज़ाइन पूरी होने के बाद उसे अच्छे से सूखने दें, और फिर बाद में आखिरी में शाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे नाखूनों में प्राकृतिक चमक दिखती रहे। और फिर उस पर जिगजैग डिजाइन भी बना सकते हैं अगर अच्छा शेप दें, और उसके बाद फिर मतलब परफेक्ट शेप अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो पहले नाखूनों पर एक नेल पेंट लगाएं और फिर उसे सूखने दें। बाद में इसमें ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगाएं, जो पतली वाली आती है ट्रांसपेरेंट, है ना, तो उससे वो डिजाइन में सफाई जरा ज्यादा आ जाएगी। फिर दूसरा जो है वो कोट उस पर लगाएं, और फिर इसके ऊपर आप डिजाइन क्रिएट करके, मतलब एक एक जो स्ट्रिप है उसको हटाते जाना है, और डिजाइन जो क्रिएट हुई है उसे सुखाकर फिर मतलब वो स्ट्रिप को निकाल लेना है। तो इस तरह से हाँ, जिगजैग डिजाइन भी तो आप चाहे तो घर में थोड़ा पहले अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लो, अगर बिगड़ भी गया तो भी कुछ ना कुछ तो डिजाइन निकल के आ ही जाएगा, है ना? नहीं, कर जाता है भाई उसके बिना तो नहीं हो सकता, नहीं होगा वो। हाँ, लेकिन सुंदर लगता है वो। जी, अभ्यास बड़ा जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। और अब सुन लेते हैं एक गीत, चलिए सुन करते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आफताब कहते हैं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आज तक देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें, डाल दो हाथ के आँखों में छलकती
कहते हैं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। संगीता जी, हम बात कर रहे थे नेल आर्ट की, जी। है ना, और अलग अलग डिजाइन भी बता रहे थे। तो उसमें एक और है पोल्का डॉट लुक। तो ये कैसा बनता है, जो हमारी युवा सखियां है ना, हमारी बहनें, उनको बहुत पसंद आती है ये डिजाइन। इसमें आप सबसे पहले नेल्स को पेंट कीजिए, बाद में बॉब पेन या टूथपिक की मदद से पोल्का डॉट, एक मतलब बस गोलाई, जैसे अपन बिंदी कैसे लगाते हैं हम, हाँ। बस वैसे ही तैयार करना है। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और आपके नेल्स, अगर आपके नाखून बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो भी ये पोल्का डॉट उस पर बन जाएंगे। और छोटे छोटे नाखूनों पे ये सुंदर भी बहुत लगते हैं। सिंपल है, खाली आपने जो बॉब पिन है, सेफ्टी पिन जो हमारी हाँ। साड़ियों पे या दुपट्टे पे लगाते हैं, उससे गोल माथे की बिंदी की तरह उस पर गोलाई देना जी। है, और ये लुक तैयार हो जाता है। और इसी तरह से मार्बल नेल आर्ट है, इसमें दो आती हैं, जो एक तो मार्बल नेल आर्ट कहते हैं, और एक वाटर मार्बल नेल आर्ट होती है, पानी के साथ वो बनाई जाती है, पानी में किस तरह से मिक्स करके। तो एक जो मार्बल नेल आर्ट है, उसमें से पहली बात तो ये है कि ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। जैसे मार्बल नहीं होते घर में, जो फर्श होती है, फर्श होती है, हाँ, जी। उस तरह से बनाए जाते हैं। तो वाइट सफ़ेद रंग की जो जेल पॉलिश होती है, उसको नेल्स पर अप्लाई करना चाहिए। अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कोशिश कर सकते हैं, और 60 सेकंड लगभग इसे सूखने दें, यानी 1 मिनट तक सूखने दें। ऐसे ही दूसरा कोट फिर इसके ऊपर लगा लें, क्योंकि उसको लगाने से चमक आ जाएगी। और उसके बाद उसके जो टॉप कोट है, यानी कि सबसे ऊपर का कोट है, उसको सील नहीं करना है। 2 कोट्स को आपको सील करना है, लेकिन सबसे ऊपर वाला कोट सील नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर हमें डिजाइन बनानी है मार्बल वाली ना, जी। तो इस वजह से। तो थोड़ा ब्लैक जेल पॉलिश आप ले सकते हैं, और बहुत पतला जो ब्रश आता है, उससे मार्बल की तरह लाइन बनानी है। जो सफेद कोट आपने बनाया है उस पर लाइन बनानी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो, अच्छा, ये लाइन आप किसी भी एंगल से बना सकते हैं, किसी भी तरह से। हाँ। तो आप थोड़ी देर बाद जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो काली वाली लाइनें हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी मिट रही हैं, है ना। तो आप इनको चाहें तो थोड़ा सा फेड होने दें, और 1 मिनट तक इसे रखें, और फिर ग्लिटर से भी आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, और या तो फिर जो एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है, इसको सूखने के बाद उसके ऊपर लगा दें, तो उससे चमक आ जाएगी। तो मार्बल नेल आर्ट इसी को कहते हैं, और इस तरह से बनाई जाती है। जी, और ये जो बड़ा पानी वाली सुंदर होती तरीका है। हाँ, वाटर मार्बल नेल आर्ट जो होती है, उसमें पानी लिया जाता है। पानी लेने के बाद फिर 2-3 रंग आप की नेल पॉलिश आप ले सकते हैं, और एक एक बूंद करके आपको पानी में डालनी है। लेकिन उसका समय ऐसा निश्चित होना चाहिए कि एक के बाद एक वो एक फैले, तो फिर दूसरी आप डाल दें उसके पहले। तो इस तरह से उसमें कई कलर आ जाएंगे, कई रंग आ जाएंगे, जी। या फिर 2 या 3 रंग, जैसा भी आप चाहते हैं मिलाना। उसके बाद टूथपिक ले सकते हैं, उससे डिजाइन करनी है, मतलब किनारे से लेकर के, किसी बाउल में आपने वो पानी लिया हुआ है, तो उसको किनारे से लेके अंदर की तरफ, बीच की तरफ लाना है, जैसे फूल हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद जो आपने नेल पॉलिश हल्के रंग की लगा के पहले से ही रखी हुई है, उसमें आप उस हाथ को डुबो दें, है ना जी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने नाखूनों को उसमें डुबोएंगे, तो उसके पहले उसको सब तरफ प्लास्टिक से कवर कर दें, है ना जी। जिससे कि आप जब छुड़ाएं तो मतलब वो नाखून के बगल वाला हिस्सा गंदा ना हो पाए। और उसके बाद फिर आप उसको थिनर से एक्स्ट्रा जो है उसको साफ कर सकते हैं। जी, तो इस इसमें तरह से बड़ी बनती बारीकी है, हाँ, लेकिन बहुत दक्षता बारीकी। थोड़ी जरूरत है इसमें। हाँ। थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, हाँ, तब फूल ये बनाने बनेगी। आना चाहिए। जी। या जो भी डिजाइन आप बनाते हैं उसको किस तरह से नेल्स को उसमें डुबोना है कि वही सुंदर डिजाइन वो आपके नेल्स में नेल्स पे उतना हिस्सा आए। चिपक आए। जी है ना? जी। और इसी तरह से एक और है तरीका, इसे कहते हैं न्यूज़पेपर प्रिंट नेल आर्ट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नेल्स को लाइट कलर से पेंट कर देना है। लाइट मतलब हल्का कलर, कोई ग्रे कलर ले लीजिए, और फिर सुखा लीजिए। फिर रबिंग एल्कोहल यानी जो स्पिरिट होती है ना, उसमें 5 से 10 सेकंड के लिए डिप करना है अपने उंगलियों को। फिर
प्रिंटेड न्यूज़पेपर की तरफ से नेल पॉलिश के ऊपर चिपकाकर थोड़ा प्रेस करना है। हाँ, मतलब छोटा टुकड़ा एक पहले काट लें। हाँ, पहले छोटा टुकड़ा काट लें और ये 20 सेकंड तक इसको दबा के रखना है। फिर न्यूज़पेपर की तरह छपाई हो जाएगी, जैसे कि कोई समाचार पत्र का कोई हिस्सा उस पे छप जाएगा। और किनारियों को थिनर से इसको साफ कर लेना। अगर आपके नाखून के आसपास की चमड़ी पे अगर ये थोड़ा लग जाता है तो इसको थिनर से थोड़ा इसको साफ कर लीजिए आसपास के हिस्सों को। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है जिसमें कि आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाइए सुंदर सुंदर आर्ट्स। और ये तो भी एक तरह की प्रतिभा ही है जिसे हम निखारते हैं दिन पर दिन, है ना। और आज शुक्रवार है तो आज एक और बड़ी खास चीज है कि हम रेसिपी व्यंजन विधि बताते हैं, जी, है ना। तो आज हम अपनी सखियों को बताते हैं, सखियां बिल्कुल तैयार होंगी पेन और पेपर लेकर के। तो मीठा जर्दा पुलाव सखियों को बता देते हैं जी कैसे बनते हैं। हाँ, इसके लिए सामग्री सखियां नोट कर लें। 1 कप चावल गुनगुने पानी में आपको इसे 1 घंटा भिगो कर रखना है ना। तो 1 कप चावल जो है गुनगुने पानी में भीगा हुआ चाहिए। 1/4 चम्मच अगर आप ऑरेंज रेड कलर लेते हैं, लाल कलर लेते हैं, जो खाने वाला कलर होता है। और कटे हुए थोड़े काजू ले लें, बादाम ले लें, किशमिश ले लें, जितना आपको चाहिए मात्रा में आपको डालनी है। और गरी के यानी कि जो पानी वाली गरी आती है उसके पतले टुकड़े करके ले लें। और 6-7 छिली हुई छोटी इलायची के दाने ले लें और 3-4 लौंग भी ले सकते हैं। आधा कप दूध ले लीजिए। 20 या 25 धागे केसर दूध में रखने, मतलब उसमें पहले से भिगो के अलग से हाँ भिगो देने हैं। और 1 कप घी चाहिए और 3/4 कप चीनी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सामग्री फिर से बता दूं मैं। बता दीजिए। 1 कप चावल गुनगुने पानी में भीगा हुआ और 1/4 चम्मच ऑरेंज रेड फूड कलर ले ले। कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, गरी के टुकड़े, 6-7 छिली छोटी इलायची के दाने, 3-4 लौंग, आधा कप दूध, 20 या 25 धागे केसर में दूध में केसर डालकर रख दें। 1 कप घी और 3/4 कप चीनी ले लें। अब 1 लीटर पानी में फूड कलर आपको डालना है, इसको फिर उबाल लेना है। और चावल पकने के लिए, मतलब जब इसमें उबाल आ जाए तो चावल आप पकने के लिए डाल दीजिए। लेकिन जब आप छन्नी में चावल को छानेंगे तो आप देख लीजिए कि उसमें पूरी तरह से वो चावल ना पका हो, थोड़ा सा कच्चा, हाँ थोड़ी कसर रह जाए जी। तो अब दूसरी कढ़ाई एक तैयार कीजिए और उसमें छिछला पैन के तरीके का हो, उसमें घी गरम करें और फिर उसमें जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है और काजू है, बादाम है, चाहे तो किशमिश भी आप चाहें तो इसमें भून तल सकते हैं। तो जब आप इन चीजों को तल लें तो थोड़ी सी निकाल लें, क्योंकि आपको गार्निश करने के लिए फिर काम आएगा, सजाने के लिए, ऊपर से सजाना। हाँ जी। तो बाकी के ड्राई फ्रूट्स में 3-4 लौंग जो हैं जब भुनने लगे तो वो उसी में आप डाल दें। इलायची के दाने भी डाल दें, थोड़ा सा ब्राउन होने दें और फिर उसमें चावल डालें और उसके बाद चीनी डालकर मिला दें, साथ में केसर वाला दूध भी डाल दें। सब कुछ मिलाने के बाद आपको ढककर 10 से 12 मिनट तक इन्हें पका लेना है। और ड्राई फ्रूट्स के साथ जब आप इसे निकालें तो इसे गार्निश कर दें और सर्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा मध्यम आंच पे ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, चिपकना नहीं चाहिए, नहीं है ना, वो भी जरूरी है। लेकिन चावल जब आप डालते हैं, यानी कि रंग में जब चावल डालते हैं, फूड कलर में जब चावल डालते हैं, उस वक्त पानी में उबाल आ जाना चाहिए जी, जरूरी है। और अब एक गीत सुन ले जी। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ।
मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। अब एक और रेसिपी है चीज बाइट्स। तो ये स्टार्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे बनानी है। जो जितनी बनानी है उस हिसाब से ब्रेड स्लाइस लेना है। सामग्री बता रही हूँ मैं। तो वो उतनी ही ले लें ब्रेड स्लाइस, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा पिज्जा सॉस लेना है। 1/4 कप चीज लेने हैं छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप मैदा, नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची, और ब्रेड क्रम्स, वो जो सूखे कड़क ब्रेड के जो बारीक किया हुआ रहता है उसे ब्रेड क्रम्स कहते हैं, और तेल। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि 2 ब्रेड पहले लेकर आप उसके किनारे काट दीजिए, और फिर आधा चम्मच या मतलब पतला सा एक पिज्जा सॉस का आप उस पे परत लगा दीजिए। फिर उसके ऊपर हर एक कोने में चीज के टुकड़े रख दे छोटे छोटे, यानी कि अब 4 जगह चीज का टुकड़ा हो गया एक ब्रेड के स्लाइस पर। अब इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें, और दूसरे ब्रेड का स्लाइस रख के और फिर उसे थोड़ा सा दबा दें। मतलब बड़ी साइज की, थोड़ा बड़ा साइज का रहेगा तो अच्छा रहेगा। और 4 कोने पे चीज रख दिए, फिर एक और ब्रेड का स्लाइस रखा, और फिर उसको दबा दिया। दबाने के बाद आप उसको 4 बराबर भागों में काट लीजिए। फिर क्या कीजिए, इसको कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़े पानी में घोल के, यानी आधे कप पानी में घोल के पतला सा घोल बनाइए। इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच या पिसी हुई काली मिर्ची थोड़ी डाल करके, और इसमें ब्रेड क्रम्स भी साइड में आपको रख लेना है। अब एक गहरी प्लेट में एक एक करके जो हमने ब्रेड के टुकड़े चीज में भर के रखे थे उसे घोल में डुबोते जाएं, और ब्रेड क्रम्स में लपेटते चले जाएं, और फिर थोड़ा सा सेट करने के लिए रख दीजिए। बाद में इसको फ्राई करना है, चाहे तो डीप फ्राई कीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और जब खाना हो चाहे तो तब भी आप इसे तल सकते हैं। और इसको टमाटो सॉस या चटनी, या आप चाहें किसी भी तरह के डिप, तो उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। जी, तो सखियां जरूर इस रेसिपी को आजमाएंगी, और फिलहाल बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ, लेकिन अब हमारे चलने का समय होता है। सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।